नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएन टॉप पर। आज आपके सामने हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। आपको पता ही है, हमने अपने लेक्चर में जो पिछले 10-11 लेक्चर हमने बनाए हैं, उसमें यूनिट 3 का जो भारतीय शासन एवं राजनीति का जो फर्स्ट टॉपिक था, राष्ट्रीय आंदोलन, उसको समाप्त किया है। अब उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है भारतीय संविधान का विकास एवं संवैधानिक रचना। इस पर हम अपना वीडियो बनाना शुरू करेंगे और पूरे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपको पता ही है कि आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ भी थी कि जो उच्चतर सेवा निदेशालय है, आयोग है, उसने उच्चतर सेवा आयोग को, जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन है, उसको अपनी रिकमेंडेशंस भेजी है। 1303 सीट पे वैकेंसी आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब उसमें देखना है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, लेकिन हमको तैयार रहना है, इसलिए हमने ये वीडियो अपने पहले से ही बनाने शुरू कर दी थी। उम्मीद की जा रही है कि हफ्ते या 10 दिन में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का नोटिफिकेशन, पूरा एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और जो 3900 पूरी वैकेंसी इसकी है उसको कई चरणों में पूरा किया जाएगा। तो पहले चरण में निदेशालय ने 1303 पोस्ट के लिए भेजा है अधियाचन। अब देखते हैं उसको कब एक्सेप्ट करता है आयोग और कब नया विज्ञापन जारी करता है। खैर, हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए हम अब अपने नेक्स्ट टारगेट पे आ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू है दूसरा वाला, भारतीय संविधान विकास एवं संवैधानिक रचना। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, देखिए, अब चूंकि हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम आप सभी लोग देने जा रहे हैं, तो इसमें ये अंडरस्टूड सी बात है आपको संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्या है, किसी भी देश के संविधान, देश में चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, ये सब बुनियादी चीज़ें सब लोग लगभग जानते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री आप ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किए हुए हैं और पूरा ये जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें नेट भी है। तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मान के ये चल रहे हैं कि होगी। तो हम बेसिक चीज़ें नहीं टच करेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सीधे होगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना और टू द पॉइंट सिलेबस को रखना, ताकि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकें। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते नहीं हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो हमारा टारगेट पूरा का पूरा होगा कि हम उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। तो बुनियादी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि आप लोग उस पर दक्ष होंगे, समझ रहे होंगे उसको। तो हम अपना टॉपिक जो है संविधान, आज का टॉपिक जो शुरू करेंगे, भारतीय संविधान का विकास और संवैधानिक रचना, उसमें संविधान के बारे में जिक्र नहीं है, भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा के बारे में हमारा टॉपिक आज का शुरू होगा। तो शुरू करते हैं। भारत में संविधान के गठन का जो सर्वप्रथम विचार आया था वो 1934 में एक मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारक हैं, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय इनका फुल फॉर्म था नाम का, इनके दिमाग में आया था। और मानवेंद्र नाथ राय आपको पता ही है कि काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में और पूरे हमारे राजनीतिक इतिहास में भी, क्योंकि इन्होंने साम्यवाद और मार्क्सवाद की एक नई तरीके से व्याख्या की थी। और आपको बताया कि इनका जो सिद्धांत है एम एन रॉय का, वो नवमानववाद काफ़ी चर्चित रहा है राजनीतिक इतिहास में। और इसके अलावा इन्होंने मार्क्सवाद की कुछ आलोचना भी की थी, तो उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको हल्की सी पृष्ठभूमि बता रहे हैं। और हमने पिछले लेक्चर में आपको यही बताया था कि एम एन रॉय भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसको कमिंटर्न के लिए चुना गया था। कमिंटर्न क्या था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म है कम्युनिस्ट। और रूसी क्रांति के बाद पूरे विश्व में औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक संगठन बनता है, साम्यवादी संगठन। उसका मुख्यालय कहाँ होता है? रसिया में, और उसका नाम होता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पूरा, और शॉर्ट में कमिंट कहते हैं, कमिंट। तो उस कम्युनिट का सदस्य सबसे पहले एम एन रॉय ही बनते हैं। 1920 में इनको सदस्यता मिलती है। बाद में ये देखेंगे कि आपका साम्यवादी पार्टी के गठन भी भारत में करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार 1934 में एम एन रॉय के दिमाग में आया था। उसके बाद कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1935 में, ये देखिए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, औपचारिक रूप से। उसके पहले तो चली रही थी मांग, लेकिन औपचारिक रूप से रिटन रूप में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में मांग स्वीकार की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक, ये संवैधानिक विकास की यात्रा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अभी वर्तमान परिदृश्य तक आएंगे। नेक्स्ट है 1940 में कुछ इंपॉर्टेंट आयोग, और उसके बारे में हम बताएंगे, तिथि के बारे में। तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में से अरेंज करके पूछ देता है कब क्या क्या कहा गया था। सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे सारे वीडियो देखिए, उसमें सब आपको मिलेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में कि अगस्त प्रस्ताव क्या था, एम एन रॉय की भूमिका क्या थी, ये सब मिलेंगे। तो उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 1940 के अगस्त प्रस्ताव, जिसको लिनलिथगो
वायसराय, तत्कालीन वायसराय थे, उन्होंने पेश किया था, में पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार किया गया, फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि ब्रिटिश सरकार की ओर से पहली बार 1940 में अगस्त प्रस्ताव में एक्सेप्ट किया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिस्प के नेतृत्व में एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप के साथ भारत आए। ठीक, क्रिस्प मिशन उसको बोला जाता है। 1942 में आए थे। आप राष्ट्रीय आंदोलन के वीडियो में देखेंगे क्रिस्प मिशन तो समझ में आ जाएगा आपको। तो क्रिस्प मिशन भारत आए, जिसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद किया जाना था। ठीक है, अंत में कैबिनेट मिशन तिथि 24 मार्च 1946 को भारत भेजा जाता है और मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की योजना पेश की। अभी तक जो भी आयोग और वक्तव्य दिए गए थे वो सिर्फ संविधान सभा के बारे में कि हाँ निर्माण किया जाएगा, लेकिन जो कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को, उसमें सबसे पहले संविधान निर्माण की योजना पेश की जाती है और कांग्रेस मुस्लिम लीग ने काफ़ी हद तक इस योजना को स्वीकार किया था और इसी योजना पे जाकर के आगे प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होता है और संविधान सभा का गठन होता है। ठीक, अब होता क्या है, संविधान की सभा का गठन हो गया तो देख लेते हैं इसके कुछ इतिहास के बारे में। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था, क्योंकि इलेक्शंस होने के बाद पहली बैठक जो हुई थी, अभी आप देखेंगे कब हुई थी, गठन किया गया था नवंबर 1946 में। ठीक, कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, ये हम आपको बताए हैं। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी अविभाजित भारत में जो संख्या थी वो 389 थी। अविभाजित भारत मतलब जब तक पाकिस्तान भारत एक थे, वो पूरी जो सीट थी, वो पूरी सदस्य संख्या जो थी वो 389 थी। ये संख्या आप याद रखिएगा, क्योंकि अविभाजित भारत के लिए है। संविधान सभा के कुल जो अविभाजित भारत की सीटें थी 389, उसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत प्रांत और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए आवंटित थी। आपको पता है प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखती थी। तो 296, देखिए 296 और प्लस 93 कितना हो गया, 683, यानी कि 389 टोटल, 389 पूरा पोस्ट ये हो गया, पूरा सीट हो गई। अब होता क्या है, जो 296 सीटें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए ये निर्धारित किए गए थे, उनमें से 292 का चयन 11 गवर्नर प्रांतों और इनमें से 4 जो बच रहे हैं 296 से, उनका मुख्य चुनाव आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। यानी कि जो 11 प्रांत तत्कालीन थे उसमें से निर्वाचन होना था कितने का, 292 का, और जो 4 गवर्नरी प्रांत थे उनमें से 4 सीटों का किया जाना था। कुल मिला के 296 इनकी संख्या होती है। इनका जो विभाजन था, अनुपात था, एक सीट पे कितना था, वो मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट का आवंटन किया गया था। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्या इसका प्रावधान था। ब्रिटिश प्रांत की सीटों का निर्धारण, मुख्य समुदाय कौन कौन से थे, 3 थे। यानी जो ब्रिटिश पूरे प्रांत थे 292 सीट के लिए, उसमें जो सीटों का निर्धारण किया गया था उसमें 3 समुदायों को शामिल किया गया था। ठीक, समुदाय कौन कौन से थे, सबसे पहला मुस्लिम था, दूसरा समुदाय सिख था और तीसरा अन्य था। ये दोनों अलग थे और ये तीसरा जो था सामान्य में, इसमें हिंदू आ जाते थे पूरे के पूरे, दलित आ जाते थे और भारतीय ईसाई या एंग्लो इंडियन इत्यादि जो भी वर्ग था, इस सब सामान्य में आ जाता था। तो 3 समुदायों के आधार पर पूरे सीटों का चुनाव किया गया था। अब देखते हैं संविधान सभा का चुनाव। अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 हेतु जो सीटें थी उसी के लिए हुआ था। आपको बताया है कि ब्रिटिश भारत के लिए टोटल 296 थी, जिसमें से 292 प्रांतों के लिए थी और 4 आयुक्तों प्रांतों के लिए थी। तो 296 के लिए अगस्त 1946 में इलेक्शंस होते हैं। ठीक, और इलेक्शंस में प्रदर्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। इस इलेक्शंस में जो 296 के लिए हुआ था उसमें कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट तथा छोटे समूह व स्वतंत्र दल को 15 सीटें मिली थी। ये टोटल आप जोड़ेंगे तो आपका उतना ही आएगा, 296। ठीक, देसी रियासतें जो 93 सीटें उनको दी गई थी अविभाजित भारत में, पूरी तरह से नहीं भर पाई, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसी देसी रियासतें थी जो भारतीय संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। ठीक, तो ये पूरी तरह से नहीं भर पाई थी। पूरा इलेक्शन हमने देख लिया, कांग्रेस की सीट, मुस्लिम की सीट और अन्य लोगों के सदस्यों की सीट। देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्वेश्चन पूछता है, यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था,
तथापि प्रत्येक समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की जगह को अनुचित जगह उचित जगह मिला था और महिलाएं भी इसमें शामिल थी, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इसका निर्वाचन हुआ था। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जब हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, तो उसे समझेंगे। लेकिन ये मोटा मोटा मान लीजिए ये ऐसी निर्वाचन की प्रणाली होती है जिसमें प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि संविधान सभा के चुनाव का जो प्रक्रिया था वो वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, अप्रत्यक्ष था, ये ध्यान रखना है आपको। और इनमें सारे लोगों का प्रतिनिधित्व था, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक मोटा चीज़ और जान लीजिए कि इस पूरा जो संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हुआ था उनमें से संविधान सभा में गांधी जी शामिल नहीं थे, यद्यपि उस समय ये जिंदा थे, जीवित थे। ये हमने देख लिया पूरे संविधान सभा के कैसे कैसे सीटें थी, क्या क्या हुआ था। अब हम देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली। संविधान सभा का गठन हो चुका है, निर्वाचन हो चुका है, सदस्य मिल चुके हैं, अब इसका कार्यप्रणाली देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये डेट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए हैं राष्ट्रीय आंदोलन वाले लेक्चर में कि वह पाकिस्तान के मांग पर अड़े हुए थे, इसलिए उन लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि संविधान सभा पूरे भारतीय संघ के लिए है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसलिए हम उसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। प्रथम बैठक में जो हुआ था इसमें देखिए 211 सदस्य हैं, ये गलत है, 211 सदस्य शामिल हुए थे। प्रथम जो अधिवेशन सभा हुआ था पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, उसमें टोटल 211 सदस्य शामिल हुए थे जितने निर्वाचित थे। और उस सदस्यों में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी अध्यक्ष क्यों? क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही अस्थायी अध्यक्ष जो होंगे उनका निर्वाचन होता है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया गया, तथा डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, एक दो लोग व्यक्ति और हैं जिनका उपाध्यक्ष के रूप में चयन हुआ था। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो नई संविधान सभा गठित हुई थी उसमें एक अध्यक्ष थे और 2 उपाध्यक्ष थे, और दोनों उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी थे। ये हो गया आपका संविधान सभा का गठन, उसकी कार्यप्रणाली अब देखेंगे आगे। इसका उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव का तात्पर्य क्या है कि जो संविधान हम बना रहे हैं वो संविधान कैसा होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, ये सारे उद्देश्य प्रस्ताव के तहत आते हैं। यानी कि संविधान बनने के पहले सबसे पहले जो काम हुआ था वो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करना हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा। ठीक, ये ऐतिहासिक था क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव पहली बार भारतीयों द्वारा बना करके संविधान के सभा के समक्ष रखा गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी, यानी कि हमारा संवैधानिक संरचना क्या होगा, उसका फिलॉसफी क्या होगी, ये सारी चीज़ की झलक इस पूरे उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलती है। इस पूरे उद्देश्य प्रस्ताव को अगर आप देखेंगे तो आगे आप उसको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस वही उसमें ये दिया गया था कि किस तरह से हमारा संविधान संवैधानिक होगा, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी, समाजवादी राज्य होगा, सभी व्यक्तियों को समानता स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य प्रस्ताव में थी, जिसको समराइज कर करके बाद में 22 जनवरी 1947, ये तिथि आप याद करते रहिए क्योंकि हम वही तिथि आपको बताए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इसको क्या किया, स्वीकार कर लिया उद्देश्य प्रस्ताव को। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था आगे चल करके परिवर्तित रूप में संविधान सभा की प्रस्तावना बनी। जो वर्तमान में आप प्रस्तावना देखते हैं उसमें कुछ सुधार हुए थे, लेकिन मूल रूप में कमोबेश ऐसे ही प्रस्तावना इस उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके बनाया गया था। ठीक, अब देखते हैं स्वतंत्रता अधिनियम, क्योंकि आपको पता है ये सब स्थिति चल रही है 22 जनवरी 1947 और इसके बाद अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता मिलती है भारत को औपचारिक रूप से। तो लेकिन 22 जनवरी को क्या है, सब विभाजन हुआ नहीं है। अब 15 अगस्त 1947 को आपको पता है कि उसके पहले कैबिनेट मिशन आता है, वो 3 जून को अपनी योजना पेश करता है 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 डोमिनियन स्टेट्स का विभाजन होता है, भारत का विभाजन हो जाता है। तो विभाजन के बाद स्थिति क्या होती है संविधान सभा की, अब उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके इतिहास को। संविधान सभा को पूरी तरह से क्या हुआ, जब विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, अब क्या हुआ, भारत में जो संविधान सभा है उसको पूरी तरह से संप्रभु निकाय बना दिया गया। पूरी तरह से संप्रभु निकाय, सवर्ण
यूनिट बनाया गया और यह निकाय ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार रखती थी। कुल मिलाकर बात यह है कि संप्रभु जब हो जाता है कोई चीज़ तो वो स्वतंत्र स्वायत्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, उसमें किसी भी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की उस हस्तक्षेप को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए देखिए जब संप्रभु हो जाता है तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून को भी ये समाप्त कर सकते थे या बदलने के अधिकार रखते थे। तो भारत के संविधान सभा क्या हुआ, संप्रभु निकाय हो गया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज भारत से छोड़ के चले गए थे, तो विधायिका यानी कि जो विधायिका होती है वो विधान बनाती है, अधिनियम बना के देश के शासन को अधिशासित करती है। तो उसका भी कार्यभार क्या हुआ, संविधान सभा ने ही उठाया। इसीलिए संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। और जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, यानी संविधान सभा क्या था, संविधान सभा था हमारा जो संविधान निर्माण करने वाला था, तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी, इसमें विधायिका मिस है, बतौर विधायिका होती तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो संविधान सभा आपको पता है स्वतंत्रता के बाद दो काम एक साथ कर रही है, एक तो हो रही विधायिका की काम कर रही है और दूसरा क्या है, संविधान सभा के निर्माण का काम कर रही है। तो जब संविधान सभा के निर्माण का काम करती थी, संविधान सभा के प्रश्नों पर चर्चा होती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब वही संविधान सभा एक विधायिका की तरह काम करती थी, देश के लिए कानून बनाती थी, तो उसकी अध्यक्षता जीव मावलंकर करते थे। अब देखते हैं स्वतंत्र विभाजन के बाद सीटों पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंककि संयुक्त जो पूरा भारत था उसकी सीटों की संख्या हमने देखी थी 389। अब देखते हैं भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से कितना तक आ गई, 299 तक। ये संख्या याद रखेंगे आप, 299 तक आ गई। और इसमें क्या था, भारतीय प्रांतों की संख्या 229 तथा देशी रियासतों की संख्या 70 कर दी गई। ठीक, अब पता है जो भारतीय प्रांत थे 296 थे, उसमें इसमें के कितना है 229 है, और उसमें 200 देशी रियासतें कितनी थी, 93 थी, और इसमें कितनी रह गई, 70 रह गई। तो 229 और 70 कितना हुआ, 299। ये पूरी संख्या तब है जब भारत विभाजित हो गया और संविधान संप्रभु हो जाता है। ठीक, संविधान सभा संप्रभु हो जाता है। अब देखते हैं संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे। संविधान सभा के कार्यों की बात करेंगे तो मई 1949 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल क्या था, ब्रिटिश सरकार के तहत जो भी कॉलोनी थी उस समय, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटेन ने जितने भी कॉलोनी बनाई थी उन सारे जो देश थे उनका एक समूह को राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो उसकी सदस्यता का सत्यापन किया गया कि हम इसके सदस्य रहेंगे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ये तिथि आप लाइन से याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं क्या किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को भी इसी डेट पे, राष्ट्रीय गीत को भी इसी डेट पे। और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फिर लास्ट में 24 जनवरी के एक और काम होता है, 24 जनवरी 1950, ये 50 है, ठीक है। संविधान सभा के अंतिम बैठक होती है इसमें, ठीक, यानी संविधान सभा जो हो जाती है हमारी जो संविधान बना रही है, उस संविधान सभा का जो अंतिम बैठक होता है वो 24 जनवरी 1950 को होता है। और 26 जनवरी 1950 को 50 से 50-51 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। मतलब क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, लेकिन संविधान तो बन गया, लेकिन विधायी कार्यों का संचालन अभी भी संविधान सभा को करना था। तो वही संविधान सभा 1951-52 तक आम चुनाव जब तक नहीं हो गए थे, यानी कि प्रथम संसद सदस्यों के निर्वाचन के लिए जब तक इलेक्शंस नहीं हुए थे, तब तक क्या हुआ, वही संविधान सभा संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इस पूरे संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह तथा 18 दिनों का समय लगा और इसमें कुल कितनी 11 बैठकें हुई थी। अब देखते हैं संविधान निर्माण की कुछ प्रमुख समिति, संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां थी, क्योंकि सारा काम एक समिति या एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता था। तो संविधान निर्माण में विभिन्न समितियों को अलग अलग उत्तरदायित्व दिया गया था। उन समितियों की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए समितियों का गठन किया था। उस समितियों में सबसे पहली जो गठित थी वो संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष आपको याद रखने हैं, अध्यक्ष और समिति का नाम संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू।
संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी पूरे संविधान में, संविधान सभा में। इसके अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब देखते हैं थोड़ा सा प्रारूप समिति में। इस संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति हमने आपको बताया कौन था, प्रारूप समिति थी। इसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका कार्य क्या था, इस समिति का प्रमुख कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था, उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना था कि भारतीय संविधान का प्रारूप क्या होगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यही था कि प्रारूप तैयार करें। अगर प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें सबसे पहले बी आर अम्बेडकर जो कि इसके समिति के अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी। ये टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, जिन्होंने पूरे प्रारूप संविधान के प्रारूप का निर्माण किया था। 5वां प्रावधान देखते हैं। देखिए समिति जो थी, 5वां समिति देखेंगे तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकारी समिति का भी गठन किया गया था, ताकि मौलिक अधिकार क्या होंगे हमारे, अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या होगी भारत में, जनजातियों की स्थिति क्या होगी, इस सब के लिए भी समिति बनाई गई थी। उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, सरदार पटेल थे। लेकिन उसमें कुछ उप समितियों का गठन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि पूरी तरीके से सरदार पटेल तो मेन अध्यक्ष थे, लेकिन उसमें भी उप समितियाँ बनाई गई थी। तो उन उप समितियों की चर्चा कर लेते हैं। उप समिति में सबसे पहले थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी थे। नेक्स्ट कौन सी थी देखते हैं, अल्पसंख्यक उप समिति, HC मुखर्जी थे इसके अध्यक्ष। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति थी, उसके अध्यक्ष गोपीनाथ बरदोई थे। ये उप समितियाँ थी तीसरी 5वीं समिति की। 6वीं समिति कौन सी इंपॉर्टेंट थी, प्रक्रिया निर्माण समिति, मतलब प्रोसेस क्या होगा संविधान निर्माण का, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 7वीं समिति महत्वपूर्ण थी, राज्य के लिए समिति, उसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और 8वीं थी संचालन समिति, मतलब संविधान सभा का संचालन किस प्रकार किया जाएगा, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये महत्वपूर्ण कुछ समितियाँ थीं। इसके अलावा हम कुछ अन्य समितियों की बात करते हैं जो छोटी हैं मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे सबसे एक इम्पॉर्टेंट है वो कार्य संचालन समिति थी, उसके KM मुंशी अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, यानी कि हमारे ध्वज क्या होगा, कैसे उसका निर्माण होगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत था। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, उसके GV मावलंकर थे इसके अध्यक्ष। और भाषाई प्रांतों के आधार आयोग, भाषाई प्रांत का आयोग, मतलब भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए कि नहीं, इसके लिए जो आयोग बनाया गया था उससे अध्यक्ष SK दर थे। दर थे या दार कहीं भी होता है, DAR इनका, SK दार बोला जाता है इनको, ठीक है। प्रारूप संविधान के जांच के लिए जो विशेष समिति थी, यानी कि जो प्रारूप समिति बनाई थी अंबेडकर के नेतृत्व में, उसकी समिति का जो ड्राफ्टिंग होगी उसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष अंतिम रूप से संविधान का प्रारूप पेश किया। यानी कि इन्होंने जो प्रारूप बनाया था संविधान को, उसको 4 नवंबर 1948 को इन्होंने अंतिम रूप से संविधान सभा के समक्ष क्या हुआ, पेश किया। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, अभी बताया हमने 24 जनवरी 1950 को। उसमें टोटल कितने सदस्य थे जो बैठे थे अंतिम बैठक में, उसमें 299 टोटल सदस्य जो थे, उनमें से 284 लोग उपस्थित थे। यानी कि लास्ट जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 वाली, उसमें टोटल कितने सदस्य थे, 284 थे, ठीक। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के संविधान में प्रस्तावना तथा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान, तो उसमें क्या क्या था, प्रस्तावना था और 395 अनुच्छेद थे और 4 अनुसूचियां थी। आपको पता ही वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में, तो उसमें 8 अनुसूचियां उस समय थी, ठीक। संविधान को, पूरे संविधान को लागू करने के बाद, प्रस्तावना को जब पूरा संविधान लागू हो गया तब उसको लागू किया गया था। आपको पता है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है। तो संविधान पहले लागू हुआ, फिर प्रस्तावना बाद में लागू हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान को ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, यानी कि एडॉप्ट, इंग्लिश शब्द याद रखिएगा आप, एडॉप्ट किया गया, तथा 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट किया गया।
इनैक्ट मतलब लागू किया गया, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों तिथि में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इंग्लिश शब्द याद रखिएगा। एडॉप्ट मतलब अंगीकृत और इनैक्ट मतलब 1950, दोनों तो याद रखना है आपको। ठीक, कुछ आवश्यक तथ्य और देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा जो मुहर प्रतीक वो किया गया था, संविधान पर मुहर लगाने के लिए, वो मुहर जो प्रतीक था उस पर हाथी का निशान था, यानी कि हाथी के रूप में मुहर बनाई गई थी। और बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। बी.एन. राव कौन थे? बी.एन. राव बी.आर. अम्बेडकर के बाद सबसे अगर कोई प्रबुद्ध व्यक्ति था पूरे संविधान सभा में तो बी.एन. राव थे। इनसे संवैधानिक सलाह भी ली जाती थी। निर्माण प्रारूप जब बनाया जा रहा था संविधान का, तो इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण सलाह भी उस समय संविधान सभा को दिया था। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकर्ता चीफ ड्राफ्टमैन बनाया गया था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, वो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। उन्होंने कैलीग्राफर थे, मतलब उन्होंने ही इटैलिक फॉर्म में पूरे संविधान को अपने हाथ से लिखा था। मूल संस्करण का सुंदरीकरण या सौंदर्यीकरण मदन लाल बोस तथा राम मनोहर सिन्हा ने किया था। ठीक, राम मनोहर सिन्हा ने किया था। और मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण था उसका सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखा। इसके अलावा एक चीज़, दो चीज़ और ध्यान रखना है। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 17 नवंबर 1947 को। हमने बताया था कि संविधान सभा दो काम कर रही है, एक तो संविधान निर्माण का काम कर रही है और दूसरे जो उस समय जो स्टेट्स था उसकी विधायिका का भी काम कर रही है। तो हमने बताया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसी तरह से 17 नवंबर 1947 को पहली बार विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जी.वी. बावलंकर ने किया था। 17 अप्रैल 1952, एक तिथि और देखिए, अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब 17 अप्रैल 1952 को जो संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया तथा पहली निर्वाचित संसद जिसका निर्वाचन हुआ था दोनों सदनों के साथ अस्तित्व में कब आई? मई 1952 में आई। ये पूरा हमारा संवैधानिक विकास और इसकी संवैधानिक रचना के बारे में आज का लेक्चर था। उम्मीद होगी कि आपको ये सारे लेक्चर्स में समझ में आए होंगे। टू द पॉइंट हमने पढ़ाया है। जो भी आपके कमेंट्स हो या समझ में ना आए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर आपसे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।